द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। अमेरिका की उठापटक चलती रहेगी, लेकिन भारत के शेयर बाजारों में छोटे मोटे झटके चलेंगे। बाजार कभी फ्लैट बंद होगा, कभी थोड़ा बहुत गिर के बंद होगा, कभी कुछ ज्यादा भी गिरा देंगे किसी बैड न्यूज के कारण, लेकिन ओवरऑल भारत के बाजारों की जो सुई है वो ऊपर की ओर जाएगी। The recently announced results have proved my statement। मैं पहले से कह रहा हूं, बहुत पहले से कह रहा हूं कि भारत के शेयर बाजारों में एक लंबे बियर फेज की कोई संभावना नहीं है। Because the policy formation of the government is excellent. There is no policy paralysis in the government. There is no negativism in the government. Government has created a good liquidity. RBI has created good liquidity in the market, and all circumstances which I have already explained in my previous videos, a number of plus points are there. No negative is visible in this share market. So I request you people to please look into the matter seriously. और मैं जो बात कहूँ, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, समझाइश है, करबद्ध निवेदन है कि आप लोग मेरा वीडियो प्लीज पूरा देखें। उसको देखे बिना आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, और आप मुझे भी उलाहना देवें वो गलत बात होगी, क्योंकि बिना जब बात ही मेरी पूरी नहीं सुनी तो आपने मतलब उलाहना देने का आपका क्या अधिकार है। शेयर बाजार में ऊंचाई नीचाइयां आती रहती हैं। जो लोग बहुत त्वरित गति से प्रॉफिट चाहते हैं वो इस शेयर बाजार में पैसा खो के जाएंगे, निश्चित है। शेयर बाजार में पैसा बहुत है, लेकिन शेयर बाजार पैसा उनको देता है जो शेयर बाजार के प्रति लॉयल हैं, जिनका शेयर बाजार से लगाव है, जो शेयर बाजार पे भरोसा करते हैं, इसको सट्टा और जुआ नहीं मानते। आप अच्छे शेयरों को लेकर थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। और मैं ये नहीं कहता अच्छे का मतलब कोई अल्ट्राटेक, सीमेंट और मारुति है या रिलायंस ही। अच्छे में स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, लार्ज कैप भी हो सकते हैं, मिड कैप भी हो सकते हैं। कोई भी शेयर अच्छा हो सकता है। अच्छे के जो ब्रॉड मापदंड है, मोटे मापदंड है, वो क्या है? मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द मैनेजमेंट इज गुड। देयर इज ए गुड टेक्नोलॉजी, बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजी हैज बीन अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट। अनदर थिंग कि ब्रांड मैनेजमेंट अगर अच्छा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, और मैनेजमेंट इज सो कैपेबल दैट दे कैन अरेंज द रिक्वायर्ड लिक्विडिटी इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, देन दे कैन इजीली एस्टेब्लिश ए ब्रांड इन द मार्केट। आपको पता होना चाहिए, नेस्ले जब मैगी लेके आया था, ये बात है आज के 50 साल पहले की, तो मैगी की यूटिलिटी और टेस्ट को लोगों की जबान पे लाने में 20 साल लग गए उसको, नेस्ले। उसके बाद ये नेस्ले मैगी मतलब लोगों के बच्चों की स्वाद बनी है मैगी। आज हर बच्चा मैगी इसीलिए खाता है कि उसकी जबान पे आ गया। शादी के अंदर वो बच्चा जाएगा, अगर मैगी अवेलेबल है मैगी खाएगा। वो बढ़िया से बढ़िया मिठाई नहीं खाता वो बच्चा। आई हैव सीन मेरे जो दोहिती है, पोती है, दे ऑल ईट दीस थिंग्स। तो खैर मैं तो मिठाई खाता हूँ भाई, तबीयत से। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, हालांकि कोई डायबिटीज मुझे कुछ ज़्यादा नहीं है, एंड माई डायबिटीज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल, लेकिन फिर भी आई लाइक स्वीट्स। मैं पुराना आदमी हूँ, देशी आदमी हूँ मतलब। तो खैर ऐसी सूरत में तो मेरा मतलब ये है कि आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि शेयर बाजार में लोग घाटा क्यों खाते हैं। मैं आपसे बताता हूँ। जिद कि मैं तो इस शेयर को नहीं बेचता, चाहे कुछ भी हो जाए, या मैं इस तो शेयर को खरीदूंगा चाहे घाटा होगा हो जाएगा, विदाउट एनी लॉजिक अगर उसके पास है। जैसे मैं भी एक जिद पर हूं कि आईटी शेयरों के अंदर मेरा फेथ है, बिकॉज हिस्ट्री इज देयर, फैक्ट्स एंड फिगर्स आर देयर। हालांकि ग्रोथ नहीं आई कुछ शेयरों में, कुछ में आई है, कुछ में नहीं आई है। आ जाएगी, ग्रोथ आ जाएगी। वो एक एक्सक्लूसिव सेक्टर है। आईटी सेक्टर इज एन एक्सेप्शन टू ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ द शेयर मार्केट, ऑल एथिक्स ऑफ द शेयर मार्केट। लेकिन और शेयरों के अंदर जिद करना कि साहब मैं तो नहीं बेचता हूँ शेयर, या मैं तो यही खरीदूंगा, और लॉजिक और वो कुछ नहीं।
वो लॉजिक सिर्फ यही है कि साहब फला साधु मिला था मेरे को और वो ये कहेगा ये शेयर खरीद ले। या बाजार में सब्जी लेते समय यार वो बंबई से आया था वो आदमी, वो कह रहा था कि साहब ये फला शेयर खरीद लो ये बहुत बढ़ेगा, बस इससे ज्यादा उसको कोई नॉलेज नहीं, और अड़ गया मैं बंबई से आई है टिप मैं तो यही खरीदूंगा, वो आदमी लोग घाटे में जाएगा। विदाउट एनी रेशनल, विदाउट एनी बेस, विदाउट एनी लॉजिक, जिद पे अड़ना, अज्ञानता, ज्ञान न तो है ना ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करना। द मैन विल रिमेन ए लूजर। लालच, लालच इतना ज्यादा, कोई शेयर 5 गुना हो गया मान ली, और अब उसमें ग्रोथ आना रुक गई है, और कोई बहुत बढ़िया कंपनी भी नहीं है, जैसे रेलवे पीएसयूज थे। तो ऐसी सूरत में उसको कि नहीं साहब ये तो 50 गुना होगा, मैं नहीं बेचता हूं इसको, तो क्या बात करते हो, नहीं मुझे सुनने ही नहीं इस बात। ही विल रिमेन ए लूजर, बिकॉज ये जिद इसी को कहते हैं। अति लापरवाही करना, कौन देखे यार पढ़ा है, ठीक है यार पढ़ा है, होगा जो हो जाएगा, कहाँ जाता है, कंपनी है कोई नहीं, ठीक है देखा जाएगा। ही इज नॉट रेडी टू रिव्यू एंड ही इज नॉट रेडी टू हियर द रिव्यू बीइंग डन बाय अदर्स। जो दूसरे उसका रिव्यू कर रहे उसको भी सुनने को तैयार नहीं, तो ही विल रिमेन ए लूजर, मिट्टी हो जाएंगे। अति उत्साह में आना, जोश में आ जाना, कोई टीवी पे एक लाइन आई कि भाई इस कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ के आया, वो देखने को तैयार नहीं, उसके रिजल्ट को नहीं देखेगा, वो टीवी की लाइन को देख लेगा वो, चाहे वो किसी एक्स्ट्रा आइटम के कारण आया हो। लेकिन नहीं साहब ये खरीदो तो 2000 शेयर खरीद, ये भी एक लॉस का कारण। बिना वेरीफाई किए, बिना कंफर्म किए उस शेयर को खरीद लेना, ये सबसे बड़ा डिबेकल है, ये बहुत बड़ा है कि घाटे को इन्वाइट देना। अति आत्मविश्वास, और कॉन्फिडेंट रहना हर चीज में, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्या कैसे हो सकता है, मतलब स्टील अथॉरिटी के मैंने लाखों शेयर खरीदे थे सन 2021 में, और नेचुरल है मैंने 58 रुपए से खरीद शुरू की थी स्टील अथॉरिटी की, और मैंने कुछ मेरे मित्र फ्रेंड्स वगैरह उनसे भी कहा था कि भाई ये खरीद सकते हैं अपन, आप खरीदो ना खरीदो आउट कर लो, मैं खरीद रहा हूँ, वो मुझको फॉलो करते हैं, मतलब मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ आज। तो वो शेयर और 100 रुपए तक खरीद चालू की थी हमने, जैसे जैसे स्टील प्राइसेज बढ़ते गए, थोड़ी वर्किंग ठीक ठाक आती गई एक क्वार्टर की, हाँ मैंने उस हिसाब से प्लस कर, लैक्स ऑफ शेयर्स वर बॉट बाय मी, उन्होंने फ्रेंड्स ने कम खरीदे थे। तो जब मैंने देखा शेयर का रेट 138.40 पहुंच गया और उससे ये रिवर्स आना शुरू आया, स्टील प्राइस डाउन नहीं आई थी, जब ये प्राइस रिवर्स आना शुरू हुआ है, तो मैंने कैलकुलेशंस ये की कि 1.5 गुना स्टील के प्राइसेस हो गए और भाव गिरे नहीं है, पूरे वर्ल्ड ओवर भाव तेज हैं, और ये शेयर रिवर्स में आ रहा है। तो मैंने 130-32 रुपए में उस सारी क्वांटिटी को 1-2 रोज के अंदर खत्म कर दिया, और मैंने एक आध फ्रेंड से भी कहा भाई बेच पाच लो, तो वो रिलक्टेंट से थे बेचने में, तो मुझे कुछ लगाव सा भी था उन फ्रेंड्स वगैरह के प्रति, मैंने कहा भाई ये थोड़ा सा नुकसान रह जाएंगे, उन्होंने बिकवा दिए, खैर मैंने प्रेशर डाल डूल के उनसे बिकवा दी, तो परिणाम ये रहा कि वो शेयर थोड़े ही दिन में 100 रुपये आ गया, 90 आ गया था शायद, लॉस हुआ उनको, लॉस हुआ, लॉस तो नहीं हुआ, उनके बिकवा दिए थे, लॉस हो जाता अगर वो नहीं बेचते तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में ये टेंडेंसी शेयर बाजार में ठीक नहीं है। तो अब मैं आपको 5-4 शेयर बताता हूँ। अच्छा, शेयर बाजार के अंदर किसी में भी जिसमें सटोरिया घुस जाता है एक्चुअली, या सटोरिया फंसा रहता है, ऑपरेटर कहो आप उसको, सटोरिया नहीं, ऑपरेटर फंसा रहेगा जब तक उस शेयर के भाव को टूटने नहीं देता, और ये लोगों को भरोसा दिला देता है कि जो वर्थ की बात करने वाले हैं वो गलत कहते हैं, क्योंकि वो ऊपर ही चल रहा है, वो तो आदमी, वो इन्वेस्टर, तो वो दूसरों की बात पे भरोसा नहीं करता, और वो शेयर जब तेजी आती है, जब 10-5 रुपया 2-4% बढ़ जाता है, ये भरोसा दिलाने के लिए एक नया शेयर तो बढ़िया यार बढ़ाए, तो मतलब, तो मैं ऐसे ही 5-4 शेयरों के उदाहरण आपको दूंगा, उस तरह के बहुत शेयर है,
उन शेयरों से निकलना चाहिए, धीरे धीरे करके निकल जाइए। अब जो तेजी आ रही है उसका फायदा लेते हुए निकल जाइए, मतलब धीरे धीरे करके। और इस समय सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि द बेटर क्वालिटी शेयर्स आर अवेलेबल ऑन द चीपर रेट्स। अगर आप इनको होल्ड करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि ये आपके शेयर तो बढ़ेंगे नहीं या थोड़ा बहुत बढ़ेंगे और गिरने के भी चांसेस, क्योंकि मार्केट इज वेरी चूजी एंड सेलेक्टिव। और किस वक्त किस शेयर में से कौन सा ऑपरेटर निकल जाए ये भी कोई भरोसा नहीं। ऑपरेटर निकला, शेयर नीचे आया, इस मतलब। तो ऐसी सूरत में उन शेयरों को रखने का कोई औचित्य नहीं है और उनकी जगह एक बेटर क्वालिटी ऑफ एक्यूमुलेशन करना चाहिए आपको। ये मेरी एजुकेशन है, मेरी फाइंडिंग है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो अब चलते हैं उसमें कौन कौन से शेयर हैं। इरकॉन, आरबीएनएल, आईडीबीआई, सेंट्रल बैंक, एनसीसी और सेजल इंडिया। शेयर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं ये 6 शेयर मैंने चूज किए हैं। लिस्ट की कितने की बनाऊं और कितना, अब इनकी बताता हूं। इनके फंडामेंटल पोजीशन बताता हूं आपको क्या है। इरकॉन का प्राइस अर्निंग रेशियो 20.4 है, जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो ही नहीं सकता अभी फिलहाल की मार्केट में, बिकॉज द कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनीज हैव नॉट रिपोर्टेड ए बेटर वर्किंग सिंस लॉन्ग। इसकी ग्रोथ ईयर ऑन ईयर क्या है, 25% है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ क्या है, -25% है ये, मतलब। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर -59%। इसलिए शेयर डाउन जा रहा है, मतलब 360 रुपए से गिर के 170 रुपए आ गया है, मतलब। और ये कोई ताजुब नहीं, 70 ही रह जाए अगर यही वर्किंग चली तो। अब लोग कहेंगे साहब रेलवे का है, ये कैसे हो जाएगा। रेलवे के अंदर तो बहुत काम होने, काम होते रहते हैं, चलता रहता है, कोई खास बात नहीं। कई कहते हैं साहब रेलवे का तो काम तो बहुत जरूरी, साहब बहुत बढ़िया काम है साहब। उपचंती काम से नहीं चलता, काम एक्चुअल देखिए आप, मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स को ऑन दी बुक, ऑन पेपर एग्जामिन कीजिए आप, मतलब। आरबीएनएल, मुझे बहुत लोगों ने मंदी के टाइम पूछा था आरबीएनएल के तो दाम नहीं गिरे, तुम गिर जाएंगे, एक दिन फैसला नहीं होता है शेयर बाजार का। ये इसमें ऑपरेटर फंसा हुआ है, वो खुद ही फंस गया बेचारा। वो फंसा हुआ नहीं, वो तो कमा गया। वो तो लोगों को फंसाना चाहता है जिसमें वो सफल नहीं हो पा रहा। वो इसलिए सफल नहीं हो पा रहा कि द कंपनी इज नॉट रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग ए ग्रोथ। 5 क्वार्टर से कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं आई, 5 भी क्या 6-7 क्वार्टर्स हो गए। विदाउट ग्रोथ हाउ ए कंपनी कैन ग्रो। तो 62.5% का पी रेशो है, मतलब 62.5 है आरबीएनएल का पी रेशो। एलएनटी का कितना है, 32। और ये और कम हो जाएगा एलएनटी का, तो ये 4th क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं, चूंकि इसमें ईपीएस बहुत ज्यादा आती है इसकी एलएनटी की। एनुअल बेसिस पे ईयर ऑन ईयर कितना, -14% ग्रोथ आई, ये प्रॉफिट में बता रहा हूं मैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर वाइज कितनी आई है, 2.65% माइनस ग्रोथ आई है। आईडीबीआई की 12.5 का 12.6 का पी रेशो है, इसका 24.42% की प्रॉफिट ग्रोथ आई है। पीएसयू बैंकों में ये जगलरी चल रही है, क्योंकि जो डूबत खाते के पैसे थे वो जो वसूल हो रहे हैं उसको सेल में दिखा देते हैं और वो प्रॉफिट का अंग बन जाता है अदृश्य रूप से। इट्स ए मैनिपुलेशन इन द बैलेंस शीट which is not being identified by a common investor। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई है 4.5%। जब वो ईयर ऑन ईयर 24.5 है तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.5 कैसे रहेगी भाई। इट क्रिएट्स ए डाउट ऑन द रियलिटी ऑन द जेन्युइननेस ऑफ द बैलेंस शीट। सेंट्रल बैंक 9.59 का पी रेशियो है, आज 37.49% की ग्रोथ रेट आई है। एचडीएफसी बैंक में 7% ग्रोथ आई है, जिसमें पैसे बढ़ गए 15% शेयर के। शेयर 15% बढ़ गया वो शेयर, और ये 36% के बावजूद भी गिरा हुआ है। मतलब मैं बताऊंगा आपको क्या हालत है इसकी, क्यों गिर रहा है भाई। द पंडित ऑफ द मार्केट, दो क्लोज सर्किल से उनको मालूम है सच्चाई क्या है, किस बात का प्रॉफिट है। ये डूबा हुआ पैसा जो वसूल हो रहा है उसको जोड़ रहे हैं। इज नॉट ए बिजनेस प्रॉफिट। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.31% प्रॉफिट आया। वो जो वसूल होना था वो भी होता है, इसलिए इस क्वार्टर में दिसंबर क्वार्टर के अंदर ग्रोथ उतनी नहीं आ पाई। एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी नाम था इसका। एनसीसी आंध्र प्रदेश की कंपनी है। 60,000 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर्स हैं। कंपनी अच्छी है, लेकिन सेक्टर का एक समय होता है, मतलब दिस कंपनी इज नॉट एबल टू रिपोर्ट बेटर वर्किंग। तो इस तरह से पोजीशन ये 16.8 है इसका पी रेशो।
जो बहुत ज्यादा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से। 13.78% की ग्रोथ आई थी ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17.71% आई थी। बिकॉज बट दीज रिजल्ट्स आर नॉट रिलायबल बिकॉज साइट डिस्प्यूट्स हैं। साइट पर इन्वेंट्री कितनी पड़ी है उसमें घेराफेरी कर सकता है मैनेजमेंट। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट क्यों नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा, फिर शेयर क्यों नहीं बढ़ रहा है इसका। और सेजल इंडिया, ये भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, पटेल इंजीनियरिंग है, बहुत कंपनियां हैं, लेकिन सबका तो किया नहीं जा सकता ना विश्लेषण। सेजल इंडिया है, अब आप पटेल इंजीनियरिंग के साहब विजय केडिया साहब के पास है शेयर। अरे उससे क्या हो, मतलब जाने कितने विजय केडिया आए चले गए इस बाजार में। लक्कड़ पत्थर सब हजम होते हैं इस बाजार में, किसी का ठेका और पट्टा नहीं है। सेजल इंडिया 14.4% का पी रेशो है। ये भी कंस्ट्रक्शन का इंडिया आईपीओ आया था 1.5 साल पहले, मैंने भी अप्लाई किया था, अलॉटमेंट आया, मैंने इनकी रिपोर्टिंग, इनकी वर्किंग और प्रॉफिटेबिलिटी को देख के, ग्रोथ को देख के अप्लाई किया, लेकिन ग्रोथ आती रही, शेयर गिरता रहा, वो वर्किंग फर्जी थी। प्लस 5.92% की ग्रोथ आई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.57% की ग्रोथ आई। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज द रिजल्ट्स आर ऑन द डिक्लाइनिंग साइड। इन सब कंपनियों की पोजीशन यही बता रहा हूं आपको, और इनके शेयर की बता रहा हूं। पिछले 1 महीने में बाजार में स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब 10% के आसपास बढ़ गए। लेकिन इन शेयरों की बताता हूं कितनी बढ़त आई इनमें। इरकॉन के अंदर कोई नो प्राइस चेंज, आरवीएनएल में नो प्राइस चेंज, उतने का उतना है। ऑपरेटर 5-7-10 रुपए घुमाता रहता है, बीच बीच में करता रहता है, जितना माल लोगों को चिपका सकता है चिपकाता है। आईडीबीआई 80 रुपए था, आज 84 रुपए, 5% बढ़ा है। क्यों भाई, 36% ग्रोथ के बावजूद भी आप 5% क्यों बढ़ा रहे हो शेयर को? अंदर ढोल में पोल है। सेजल ने ये सेंट्रल बैंक 46 रुपए 89 पैसे था, अभी इसका भाव 38 रुपए 52 पैसे, जबकि मार्केट बढ़ा, ये गिरा है, ये गिर गया 15% से ज्यादा गिर गए मार्केट के बढ़ने के बावजूद, बैंक निफ्टी के बढ़ने के बावजूद। एनसीसी 209 रुपए से 220 आया, केवल 5% बढ़ाई। ऐसा क्यों है भाई, जब इसके पास ग्रोथ है तो पर क्वार्टर से। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो बैलेंस शीट को रोजी पेंट कर लाते हैं, लेकिन एक्चुअली इज समथिंग डिफरेंट। इनकी मजबूरियां, ये भी क्या करें मैं आपसे बताऊं। इनको भी दुनिया भर के खर्चे करने पड़ते हैं, नंबर 2 में भी करने पड़ते हैं, 1 में भी करने पड़ते हैं, सरकार से रिलेटेड है। सेजल इंडिया 278 से 267 आया, ये गिरा है, ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन शेयर गिर रहा है बाजार में तेज जाने के बावजूद भी। तो ये पोजीशन है, जिसकी जो इच्छा है करे। मेरा काम चेताना है, बताना है, समझाना है, पूरी कंप्लीट डिटेल्ड स्टडी देना है, इनकी पोल खोलना है। तो दैट्स ऑल दोस्तों, ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।